श्याम स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा राजस्थान कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और स्टूडेंट्स, अपने 7th क्लास की ज्योग्राफी चल रही थी, तो 7th क्लास की ज्योग्राफी के अंतर्गत हम 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज चौथा चैप्टर पढ़ते हैं और चौथा चैप्टर है वायु। कौन सा है? वायु। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की एक घनी चादर से घिरी हुई है। मतलब हमारी पृथ्वी के चारों तरफ वायु की एक चादर है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए किस पर निर्भर है? वायुमंडल पर। क्योंकि हम श्वास लेते हैं तभी तो हम जीवित रह पाते हैं। तो जो भी जीव है पृथ्वी पर, वो सभी वायुमंडल पर क्या है? निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। और ये सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं उनके प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं उनके प्रभाव से वायुमंडल हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर नहीं हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं। मतलब दिन में सूर्य की गर्मी से जल सकते हैं, क्योंकि सूर्य लगातार ऊष्मा छोड़ता रहता है और वायु के द्वारा, वायुमंडल के द्वारा, इसमें वायु चलती रहती है, तो थोड़ा सा सूर्य का प्रभाव कम हो जाता है। और रात के समय ठंड से जम सकते हैं, और रात के समय ठंड से जम सकते हैं अगर वायुमंडल नहीं हो तो। अतः यह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। ये जो वायुमंडल है, ये वायु राशि है जिसने पृथ्वी का जो तापमान है उसको रहने योग्य बनाया है। ना तो ये अधिक ठंडा होने देता है और ना ही अधिक गर्म होता है। वायुमंडल का संगठन। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का क्या होती है? मिश्रण होती है। उसमें अनेक गैसें होती है, जैसे नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बहुत बड़ा भाग पृथ्वी पर पाया जाता है, और इन दोनों गैसों को मिलाकर लगभग 99% भाग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का होता है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन तो ऐसी गैसें हैं जिसमें वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। बहुत बड़ा भाग वायु इसका बना है वायुमंडल का, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाने वाली गैसें हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण, आपने देखा होगा वायु में धूल के छोटे छोटे कण उड़ते रहते हैं ना, भी हवा में मौजूद होते हैं। वायु के विभिन्न संगठनों के प्रतिशत देखते हैं। जैसे नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है वायुमंडल में? 78% भाग नाइट्रोजन का पाया जाता है। और ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत पाया जाता है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और आर्गन गैस होती है 0.93, 0.93% आर्गन पाई जाती है। और अन्य जो बाकी की सभी गैसें बची है उनका प्रतिशत होता है 0.04%। ये हमारे वायुमंडल में जो गैसें मौजूद है उनका प्रतिशत है। नाइट्रोजन जो गैस है, ये वायु में पाई जाने वाली गैस, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। फिर उसके बाद किसका नंबर आता है? उसके बाद आता है ऑक्सीजन का। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं। सांस के साथ साथ हमारे फेफड़ों में कौन सी गैस चली जाती है? नाइट्रोजन। क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में मौजूद है, 78% लगभग। और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पौधों को अपने जीवन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते, डायरेक्ट जैसे हम लेते हैं वैसे नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका क्या करते हैं? स्वरूप बदल देते हैं।
जिससे पौधे इसका क्या कर लेते हैं, प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। ऑक्सीजन की मात्रा वायु में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक पाई जाती है। पहले नंबर पर नाइट्रोजन और दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन पाई जाती है। कितने प्रतिशत? 21%। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं वायु से। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा हरे पौधे होते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान रूप से बनी रहती है, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन हम लेते हैं उतनी साथ के साथ पेड़ पौधे छोड़ते रहते हैं, इसलिए यह संतुलन बना हुआ है। अगर हम पृथ्वी से इसी तरह जिस तरीके से पेड़ पौधों की कटाई करते जा रहे हैं ऐसे करते रहेंगे तो ये संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा हरे पेड़ों को काटा न जाए, उल्टा ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाए। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। हरे पौधे जो अपने भोजन को बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और इसके बदले में ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे क्या है, संतुलन बना रहता है। जिससे यह संतुलन बना रहता है, परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। क्योंकि कोयला और खनिज तेल को जब हम जलाते हैं तो उतना पेड़ पौधे इसका अवशोषण नहीं कर पाते जितना कि इनसे प्रदूषण होता है, जिनसे ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है कोयला और खनिज तेलों के उपयोग से। ये वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। मतलब पृथ्वी पर तापमान को बढ़ा देता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देती है। क्या आप जानते हो, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु का चक्र चलता रहता है। गर्म वायु तो क्या है, ऊपर उठ जाती है और उसके जो खाली स्थान रहता है उसको भरने के लिए ठंडी वायु आती है जो पृथ्वी के नजदीक रहती है ज्यादातर। क्या आप जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव को पैदा करती है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होता है, क्योंकि पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे आ भी सकता है कि ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं, तो ग्रीन हाउस गैस कहलाती है कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर मौजूद नहीं हो तो हमारी पृथ्वी इतनी गर्म हो जाएगी, इतनी ठंडी हो जाएगी, मौजूद नहीं हो तो इतनी ठंडी हो जाएगी कि यहाँ पर पृथ्वी का एनवायरनमेंट रहने के लायक नहीं रहेगा, जीव नहीं रह सकते। इसलिए इसका होना भी जरूरी है। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे क्या कहते हैं, इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं या ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में क्या वृद्धि होती है। वो बर्फ पिघलेगी तो फिर समुद्र के तापमान में वृद्धि होगी ना,
क्योंकि इसमें पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी होगी तो जो बर्फ जमी हुई है तो वो पिघलेगी और पिघल के कहाँ जाएगी, समुद्रों में जाएगी, जिससे समुद्रों का वो बढ़ जाएगा कि समुद्रों का जल स्तर में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो गई, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है और उसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, तटीय जो क्षेत्र है वहां पर बाढ़ आने की संभावना हो जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त भी हो सकते हैं। मतलब ऐसा हमारी पृथ्वी के लिए घातक होगा। वायुमंडल की संरचना, हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। कितनी परतों में विभाजित है, 5 परतों में विभाजित है और ये पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ये जो 5 परतें हैं जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है, तो इसके सीक्वेंस देखते हैं। पृथ्वी की सतह की तरफ से चलते हुए पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर बाह्य वायुमंडल एवं फिर बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है क्योंकि यह सबसे पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित है और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। कितनी है इसकी औसत ऊंचाई, 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती है। जो मौसमी घटनाएं, वर्षा, कोहरा, तो जो भी होती है मौसमी घटनाएं, वो इसी में घटित होती है। जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण इसी परत के अंदर होते हैं। फिर नेक्स्ट है उसके बाद क्षोभ मंडल, 13 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल है। फिर आ जाएगी समताप मंडल। अब समताप मंडल 13 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक समताप मंडल पाया जाता है। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है और यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। मतलब इसमें बादल और मौसम से संबंधित कोई भी घटना नहीं होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज के उड़ने के लिए आदर्श होती है क्योंकि इसमें मौसम संबंधी कोई भी घटना घटित नहीं होती है, इसलिए हवाई जहाज या जेट विमानों के उड़ने के लिए आदर्श परत होती है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। ओजोन गैस की परत कौन सी परत में होती है, समताप मंडल में होती है। और ये ओजोन गैस है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट परत मध्य मंडल। कौन सी है, मध्य मंडल, और ये 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक फैली हुई है। मध्य मंडल यह वायुमंडल की तीसरी परत है। कौन सी परत है, ये तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। समताप मंडल जहां से खत्म होता है उसके ठीक ऊपर होती है मध्य मंडल और यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। कितनी ऊंचाई तक फैली हुई है, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आकर जलने लगते हैं। मतलब अंतरिक्ष से जो उल्कापिंड आते हैं वो इस परत में आकर जल जाते हैं और वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते। नहीं तो पृथ्वी पर कितनी उल्कापिंड टूट कर गिरते हैं, कभी कभार तो खैर बिना जले भी गिर जाते हैं, लेकिन बहुत हानि हो सकती है और इस परत में आकर वो क्या है, उल्कापिंड जल जाते हैं। फिर चौथे नंबर पर है बाह्य वायुमंडल और बाह्य वायुमंडल 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक होता है। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। मतलब बाह्य वायुमंडल जो ये परत है इसमें अत्यधिक तीव्रता से इसमें ऊंचाई के साथ क्या होता है, तापमान बढ़ता है। इसी परत में होता है ऐसा, नहीं तो ऐसे नॉर्मली ये होता है कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो इस बाह्य वायुमंडल का विशेष तौर से ध्यान रखें कि इसमें ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है।
यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। 80 से कितने किलोमीटर तक फैला है? ये 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। रेडियो संचार के लिए किसका प्रयोग होता है? बाह्य वायुमंडल का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। दोबारा पृथ्वी पर क्या कर दी जाती है? इस परत में जाकर परिवर्तित कर दी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट 5वीं परत है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? बहिर्मंडल। बहिर्मंडल के यह वायु की पतली परत होती है। बहिर्मंडल में वायु की क्या होती है? ये पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। और इस बहिर्मंडल में हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन पाई जाती है, जो क्या है? अंतरिक्ष में तैरती है। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं मौसम एवं जलवायु। मौसम एवं जलवायु। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। वायुमंडल में प्रत्येक घंटे दिन प्रतिदिन कैसी स्थिति होती है, इसको क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। जैसे क्या आज वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ होगा या धूप निकलेगी। कितनी बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। कई बार आपने भी देखा होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम बदलने में टाइम नहीं लगता। घंटे 2 घंटे पहले कुछ और था, घंटे 2 घंटे बाद, जैसे अभी मौसम साफ है, थोड़ी देर बाद बरसात हो, तो इसको मतलब दैनिक जो क्रियाकलाप होते हैं इसको मौसम कहते हैं। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकते हैं। आर्द्र और गर्म मौसम में हमारा होता है ना, मन चिड़चिड़ा हो जाता है, अजीब सा मन नहीं लगता, गर्मी लगती है कभी, और बरसातों में तो चिप भी हुई रहती है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है। अच्छा और हवादार मौसम आनंद देता है, हमारा चित्त भी अच्छा रहता है। अगर हम पढ़ने भी लगे तो पढ़ाई में भी मन अच्छा लगता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम, मतलब दीर्घ काल तक 2-3-4 साल की बात है, किसी स्थान का औसत मौसम उसको कहते हैं जलवायु। उस स्थान की फिर वो क्या कहलाने लग जाता है कि भाई उस पर्टिकुलर कोई स्थान होता है तो फिर उसके लिए कह देते हैं हम कि वहाँ की जलवायु ऐसी ही है। जैसे हमारे कभी हमारे सर्दी पड़ती है, फिर गर्मी होती है, फिर बरसात होती है, तो मतलब एक तरीके से 3-4 साल का जब रिकॉर्ड एक जगह तैयार हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको जलवायु कहते हैं। और दिन प्रतिदिन की घटनाएं कहलाता है मौसम। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का 2 अरबवां भाग ही प्राप्त करता है। कितना भाग प्राप्त करता है? केवल 2 अरबवां भाग ही प्राप्त करता है। तापमान। नेक्स्ट चलते हैं तापमान। हम प्रतिदिन जिस ताप का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। जैसे आज प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं हम, आज हम क्या महसूस कर रहे हैं, कल क्या महसूस कर रहे हैं, तो यह वायुमंडल का क्या होता है? तापमान होता है। कभी हमें गर्मी लगती है, कभी हमें सर्दी लगती है, तो ये एक तरीके से तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक होता है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है,
सूर्य से आने वाली जिस ऊर्जा को पृथ्वी रोक लेती है, मतलब वापस विकिरित होकर ऊष्मा नहीं जाती है, उसे क्या कहा जाता है? वो आतपन कहलाता है। क्या कहते हैं उसको? आतपन कहते हैं। आतपन मतलब सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि आतपन की मात्रा कहां से कहां घटती है? तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार ही घटता जाता है। क्या अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं? यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेगी। मतलब अत्यधिक गर्म हो जाएगा, पृथ्वी अत्यधिक गर्म हो जाएगी तो कुछ फसलें नहीं उग पाएगी। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में ऐसा फेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं और रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ भाड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है ना नगरों का तापमान। क्या आप जानते हैं तापमान को मापने की मानक इकाई क्या कहलाती है? डिग्री सेल्सियस कहलाती है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। किसने किया था? डिग्री सेल्सियस का आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं वायुदाब। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। स्टूडेंट्स, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ क्या करती है? बल लगाती है, पर हम इस चीज को महसूस नहीं कर पाते। महसूस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वायु चारों तरफ से हमारे शरीर पर बल लगाती है, इसलिए हमें फील नहीं होता, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत दिशा में बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने से वायुदाब तेजी से क्या करता है? गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है कि वायुदाब सर्वाधिक कहाँ होता है? तो वायुदाब सर्वाधिक समुद्र की सतह पर होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अत्यधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है एवं निम्न दाब क्षेत्र बनता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु कैसे होती है भाई? जहाँ तापमान कम होगा वहाँ वायु जाहिर सी बात है ठंडी होगी। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है और ठंडी वायु कैसी होती है? भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि वायु सदैव किधर गमन करती है? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है? चांद पर क्या नहीं है? वायु नहीं है, अतएव वहां वायुदाब भी नहीं है। वायु नहीं होगी तो वायुदाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इससे अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं क्या हो जाएगी? फट जाएगी और जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं। इसलिए विशेष
जो पोशाक अंतरिक्ष यात्रियों के लिए तैयार की जाती है उसमें चारों तरफ से हवा भरी रहती है, उसको अंतरिक्ष यात्रियों को पहननी पड़ती है। नेक्स्ट, पवन। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं। हम देखते हैं ना कि कभी हवा चलती है तो पत्ते उड़ते हैं, कुछ भी जो पड़ा होता है वो उड़ते हैं, तो और ज्यादा तेज चल जाती है तो कई जगह मतलब कच्चे घर होते हैं उनकी छत उड़ जाती है। इस तरीके से हम पवन को काम करते भी देखते हैं। जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है तो तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। कई बार होता है ना, बहुत तेज गति से पवन चलती है तो इसके विपरीत दिशा में चलना भी कठिन हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे हम पीछे की तरफ गिर रहे हैं। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं होता, क्योंकि वो छाता उड़ने लग जाता है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपकी लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है। कई उदाहरण है, तेज पवन आती है तो चलना मुश्किल हो जाता है। जैसे तेज पवन और तो होती है तो छाता लेकर चले तो छाता उड़ने लग जाता है, हम स्वयं भी बैलेंस नहीं कर पाते। पवन को कितने मुख्यतः 3 भागों में या 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। कितने प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है पवन को? जैसे कि पहली है स्थानीय पवने। स्थानीय पवने, इन्हें व्यापारिक पवने भी कहते हैं। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने स्थानीय पवने कहलाती है। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने क्या कहलाती है? स्थानीय। ये किसी स्थान विशेष पर वर्ष भर चलती रहती है, इसलिए इन्हें स्थानीय पवने भी कहते हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। फिर दूसरी है मौसमी पवने। ये पवने विभिन्न ऋतुओं के अनुसार अपनी दशाएं बदलती रहती है, अपनी दिशाएं बदलती रहती है। इनको मौसमी पवने कहते हैं। जैसे मानसूनी जो पवने होती है ये मौसम के अनुसार बदलती रहती है, और भारत में तो मानसूनी पवनों का विशेष प्रभाव है। मानसूनी पवनों से ही वर्षा का निर्धारण होता है, और इनको मानसूनी पवनों को मौसमी पवने भी कहा जाता है। और तीसरी है स्थानीय पवने। जैसे किसी स्थान विशेष पर चलने वाली पवने, जैसे हमारे राजस्थान में चलती है ना लू, तो ये कौन सी पवन कहलाती है? ये स्थानीय पवन कहलाती है। स्थानीय पवने, ये पवने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। मतलब वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। लू कौन से दिनों में चलती है? तो लू हमारे राजस्थान में गर्मियों के दिनों में चलती है ना, उस तरीके से चलने वाली पवनों को स्थानीय पवने कहते हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे क्या कहते हैं? हम लू कहते हैं। क्या आप जानते हैं पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। जिस दिशा से पवन आती है उसको नाम उसी दिशा से होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवनों को पश्चिमी पवने या पछुआ पवने भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है आर्द्रता। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो वह जल वाष्प बन जाता है, और वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन भी कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। जितनी वायु अधिक गर्म होती है उसमें जल वाष्प धारण करने की क्षमता अधिक हो जाती है। इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है, और आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में भी काफी समय लगता है, क्योंकि जो हवा चलती है, जो पवन चलती रहती है उसमें पहले से ही आर्द्रता मतलब पानी की मात्रा मौजूद रहती है। इस वजह से बरसात के दिनों में कपड़े लेट सूखते हैं। एवं हमारे शरीर में पसीना भी आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। होता है ना बारिश के दिनों में चिपचिपा पसीने आते रहते हैं तो हमको असहज फील होता है, मतलब हम व्यवस्थित नहीं हो पाते ढंग से। जब जलवाष्प ऊपर उठता है
तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। और वो जब जल वाष्प ऊपर उठती है वो वायु, तो वो क्या है, धीरे धीरे ऊपर जाने के बाद ठंडा होना शुरू हो जाता है। जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं और बादल इन्हीं बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर न सके, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, बरसात कहते हैं ना, वर्षा। और ये वर्षा कहलाती है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। कई बार हम देखते हैं ना कि कोई भी हवाई जहाज निकलता है तो उसके पीछे सफेद सफेद पथ चिन्ह सा दिखाई देता है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। भूमि के अंदर जो जल आता है, हम जानते हैं, वो कहाँ से आता है, ये वर्षा के जल से आता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावर्त पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। वर्षा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, जैसे संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवातीय वर्षा। पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। इससे धरातल को ताजा जल प्राप्त होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो जाती है तो बाढ़ भी आ जाती है। अब वर्षण के दूसरे रूपों को हिम, सहिम वृष्टि या तथा ओलावृष्टि भी कहते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर पूरा हुआ। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊंगी मैं। इससे पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? तो सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाने वाली गैस कौन सी है? ओजोन। फिर वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, तो वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है? कौन सी बादल विहीन परत है? समताप मंडल है। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब घटता है। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वर्षा कहते हैं। अब व्यापारिक पवनी कौन सी होती है? स्थायी पवनी। लू कौन सी पवनी होती है? स्थानीय पवनी। मानसून मौसमी पवनी। और पवन की क्षैतिज गति। इसी के साथ अपना चैप्टर पूरा हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 5वां चैप्टर लेके आऊंगी। धन्यवाद।